अभी आप लोगों ने देखा जो हालिया जो संबंधित जो घटना हुई है, प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप जो कि भारत का ही आइलैंड है, लक्षद्वीप में जाकर उन्होंने क्या किया कि ठीक है। तो अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि जो भारत से और जो लक्षद्वीप का मालदीव का जो रिलेशन जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और जिसका पूरा फायदा चाइना उठाना चाह रहा है। तो चाइना ने तो क्या किया है, चाइना की तो ये पॉलिसी शुरू से रही है, ऐसी डिप्लोमेसी की रही है कि मैं भारत का मैप यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। भारत के चारों तरफ क्या है, चाइना की घेरने की पॉलिसी है। इनको चारों तरफ से घेरने की पॉलिसी है कि चारों तरफ इनको जो है टारगेट किया जाए। और किसके माध्यम से? भारत के ही जो समस्त पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, या आपका म्यांमार हो गया, चाहे नेपाल की बात करें, इस तरह के जितने भी इनके देश हैं जो छोटे-छोटे, चाहे आपको जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो पहले था, भारत ने इसको आजाद करा 1971 में, ठीक है ना, बांग्लादेश के रूप में हो गया। तो इनके द्वारा जो है क्या कर रहा है चाइना, किसी न किसी तरीके से इनको कर्ज के जाल में फंसा रहा है, और कर्ज के जाल में छोटे छोटे राष्ट्र को फंसा के, और दूसरी चीज है भारत एक विकासशील देश है। भारत की जो पॉलिसी रही है वो इस तरह की रही है, चाहे पारमाणविक क्षेत्र में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रही है। भारत ने हमेशा ही जो है डिफेंसिव नीति अपनाया है, डिफेंसिव पॉलिसी अपनाया है, ये जो है ऑफेंसिव कभी नहीं रहा है। क्या है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण हमेशा अपनाया है, कभी भी। दूसरी चीज, भारत की जो कूटनीति रही है, जो शुरू से डिप्लोमेसी रही है, ये अपने देश के विकास को आगे की तरफ बढ़ाने की, न कि किसी के विकास को प्रभावित करने की। किसी के विकास को उसने, और खासकर पड़ोसी देशों को वह जो है हमेशा साथ लेके चला है। तो जितने भी ये हमारे सराउंड में जितने भी छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं इसमें, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, और नेपाल आपके भारत में ही अवस्थित है जो कि बांग्लादेश के नाम से, इस तरह से आपके बगल में बैठा हुआ जो है पाकिस्तान है, और जो बहुत बढ़िया हम लोग का जो रिलेशन है भारत का, वो किससे है? एक अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान की जनता से, सरकारों से नहीं। सरकारों से थी, जब हामिद करज़ई वहां पे राष्ट्रपति हुआ करते थे, या इस तरह से जो भी वहां पे लीडर्स रहे, तब तक थी जब तक वहां पर अच्छे लोग थे। अब लेकिन जो भी इस समय तालिबानियों का जो वहां पे आया हुआ है गवर्नेंस, जब तक उनकी गवर्नमेंट आई है तालिबानी की, तो तालिबानियों को भारत ने शुरू में ही सिद्ध कर दिया था कि दीज आर टेररिस्ट, ये जो है एक प्रकार के टेररिस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह से जनता से तो हमारी सहानुभूति है, जनता से तो हम हैं अटैच, लेकिन सिर्फ जनता से काम नहीं चलेगा, उनके गवर्नमेंट से भी हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। तो इसको भी हम नगण्य मान के चलते हैं, और यह मान के चलते हैं कि हम चारों तरफ से जो है इनसे घिर चुके हैं। अब उसको मैं एक एक करके मैं बताऊंगा किन किन मामलों में किस तरह से घिरे हुए हैं, वो चीज मैं बताऊंगा। जैसे आज ही आप देख लीजिए कि करंट में जो इस तरह की जो घटना हुई मालदीव से हुई, इसमें घटना क्या हुई, लक्षद्वीप में हमारे प्रधानमंत्री गए, समुद्र के किनारे कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने डाले हुए, आप लोग कभी झटके में आप लोग एक कभी देख लेते होंगे, चेयर पे बैठे हुए बिल्कुल रेस्ट मोड में। तो उन्होंने कुछ ऐसे फोटोग्राफ डाल के जो है उस पर सोशल मीडिया पे, और उन्होंने सिर्फ इतना ही लिख दिया कि लक्षद्वीप इज मोर बेटर देन मालदीव। और उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से भी उन्होंने यह कह दिया कि लक्षद्वीप जो है बहुत अच्छा है पर्यटन की दृष्टि से भी उसके मालदीव की अपेक्षा। बस उनका इतना ही स्टेटमेंट था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, मालदीव के 3 मंत्रियों को प्रॉब्लम हो गई। उसमें 3 मंत्री हैं, आप लोग देखेंगे करंट में न्यूज में, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष। उन्होंने क्या किया कि उनका मोदी जी का, उसमें मोदी जी के अगेंस्ट में, हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में जाके उन्होंने कुछ अपने मैसेज दिए सोशल मीडिया पे, और उन्होंने भारत का मजाक ही नहीं उड़ाया, भारत को
यहाँ तक कि बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात किया। कहां से? मालदीव से। मालदीव से उन्होंने यह कहा कि अवॉइड इंडिया इंडियंस एंड अवॉइड इंडिया, ठीक है, इंडिया को, भारत को यहाँ से बिल्कुल अवॉइड करो। लेकिन मजे की बात तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कोरोना, आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना, आपको पता होगा शायद कि 2.25 लाख से लेके और 3.25 लाख तक के पर्यटक हर वर्ष कहाँ पे? मालदीव में भारत से जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जितने पर्यटक यहाँ से जा रहे हैं वो कुछ न कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट तो करके आते होंगे और उनकी राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 30% जो इनकी ग्रोथ हो रही है, जो इनका विकास हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो खाली भारत के टूरिस्ट से हुई हो रही है। और ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति ने यहाँ के विरोध करने के बाद उसके बाद वहां के राष्ट्रपति तीनों मंत्रियों को अपने बर्खास्त किया। लेकिन फिर भी वहां के राष्ट्रपति की शुरू से यह वह नीति रही, जबकि वहां चुनावी माहौल भी यही रहा कि भारत को यहां से बिल्कुल बाहर किया। और भारत एक आइलैंड के रूप में है। आपको मालूम है कि इस तरह से जो इंडिया के जो बिल्कुल नॉर्थ में, यहाँ पे सर नीचे से ये साउथ में ये जो मालदीव है और इंडियन ओशन में ये जो आइलैंड है। पर एक चीज और बता दूं, आइलैंड बार बार हम लोग कह रहे हैं, ये आइलैंड वास्तव में ये बनता कैसे है, कुछ पता है आप लोगों को? ये सर मतलब कई सर कारण है। एक तो सर मतलब कभी भाग ऊपर उठ जाता है समुद्रों में, जो मतलब अंदर जब भूतल के अंदर मतलब भूगार्भिक कारणों से जब कोई मतलब हलचल होती है या ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा या किसी द्वारा, ये होता है। एक सर मूंगे की चट्टान द्वारा भी बनते हैं, जो एक जीव है मूंगे, तो उनके द्वारा मूंगे की वजह से जो वहाँ पे उस टाइप की जो मूंग है, सैल की वजह से धीरे धीरे उसकी एक परत बनती जाती है और धीरे धीरे लाखों करोड़ों जो है इस तरह से परतें बनती जाती है और उसमें एक प्रकार का वहां पे कह सकते हैं आप आइलैंड तैयार होता है पूरी तरह से। आइलैंड क्या है? चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से वो एक ऐसा स्थान जहाँ पे पानी और समुद्र पर बिल्कुल एक ठोस बना हुआ होता है चारों तरफ से, तो वो इस टाइप का जो है जगह यहाँ पे है। अब आप समझिए कि इसको जो है भारत से तनातनी की जो वजह रही है, जो इनके मैनिफेस्टो में ही रहा है, मैनिफेस्टो जो चुनावी मैनिफेस्टो में चुनावी जो उसमें कि भारत को मालदीव से बाहर करने का जो मामला था, इनके मतलब जनता से भी संबंधित है और सरकारों से भी संबंधित है, भारत को बाहर करने की बातें और इनके चुनावी मैनिफेस्टो में रखा भी नहीं उसे। और अंत में उसी का कारण यहाँ देखा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में जाके उनके मंत्रियों ने ये चीजें भारत को कमतर्ज भी दिखाया, भारत को अश्लील बातें भी बताया और उनको बाहर करने की बातें भी की। इससे भारत ने जब कड़ा फैसला अपनाया तो इस तरह की, लेकिन यहाँ तो चाइना को भी एक मौका चाहिए। और मजे की बात है जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को जो रिप्रेजेंटेटिव जो राष्ट्रपति है वो क्या है? चीन समर्थक है, साम्यवादी चीन के समर्थन में है। और इस तरह से आपने देखा कि चाहे नेपाल में हो चाहे अच्छा एक चीज और देखिए, हमारा जो सबसे परम मित्र भूटान भी रहा है, तो भूटान में भी समस्याएं आ रही हैं। डोकलम की विवाद है और डोकलम विवाद के अलावा उनके भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो चाइना कह रहा है यदि भूटान की तरफ हमको अपना वो बनाने दो, पूरा एरिया अपना सैनिक अड्डा बना दो डोकलम की तरफ, अन्यथा तुम्हारे एरिया हम निपटा देंगे। अब भूटान भी क्या कर रहा है? भूटान भी अपने इस तरह के एरिया मतलब उत्तर और पूर्व का जो एरिया है उसका कुछ पर्टिकुलर एरिया है, या तो उसको बचाए या तो क्या करे, उनके चाइना जो है उसको डोकलाम में पूरी तरह से आधिपत्य कर दे। दोनों तरह से वो फंसाया हुआ है उसको। और यहाँ ही नहीं, वो कर्ज के जाल में भी इस तरह के लोगों को फंसा रहा है, इस तरह के कंट्रीज को फंसा रहा है। आप देख लीजिए कि लगभग 70% से ऊपर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में बन रहे हैं वो सभी क्या कौन दे रहा है? चाइना। चाहे आपकी हवाई पट्टी हो गई, चाहे आपका एयरपोर्ट हो गया, चाहे किसी प्रकार का कोई ऑफिस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, किसी प्रकार का रेलवे नेटवर्क, कुछ भी XYZ है,
तो कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है, और भारत से ज़्यादा सस्ते दर पे देने का प्रयास कर रहा है। जितने भी रोजमर्रा की जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी, और मजे की बात तो ये है कि भारत में भी चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और किस रास्ते? जो नेपाल के रास्ते जो ये चीज़ें जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, भारत ने भी इस्तेमाल करना था। भारत ही यहाँ इस मामले में छूटा था, भारत ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि भारत जैसा जो कि अगेंस्ट में जिससे खड़ा है चाइना, और चाइना का वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है किसी न किसी तरह से गलत तरीके से, अगर पूरे नेपाल के रास्ते जो प्रोडक्ट इनके लाए गए, क्या है? ये चाइनीज माल है भाई। ये झालर जो है, जो चमकते हैं, टिंग दीपावली में सजाए जाते हैं, ये पटाखे, ये चाइनीज हैं, ठीक है ना? तो क्या है? चाइनीज तो भारत ने भी इस्तेमाल किया होगा, गलत तरीके से मंगा के, क्योंकि वो सस्ता था। टिकाऊ रहे या न रहे उसकी कोई गारंटी नहीं, सस्ता था। चले तो क्या 4 दिन, और न चले तो बिल्कुल तुरंत खत्म वाली स्थिति थी। तो ऐसे ही सभी जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनको चाइना ने घेरने की कोशिश किया। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, चाइना ने अपने सैटेलाइट सिस्टम से भी, अभी मैं आपको इसमें आगे मैं चर्चा करूँगा, चाइना ने इसमें क्या किया, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया कि सैटेलाइट सिस्टम को भी इसने दिया। किसको दिया? श्रीलंका को। और श्रीलंका में एकेडमी भी खोलने के लिए प्रयास किया कि हम श्रीलंकन एकेडमी, श्रीलंका में स्पेस एकेडमी हम खोलेंगे, और उसको गवर्न कौन करता? चाइना करता। तो जब श्रीलंका में आके वो चाइना अपने सैटेलाइट को लगाता, तो क्या भारत सुरक्षित रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता। उसके पूरे दक्षिण एरिया को पूरा कवर करता। और दक्षिण ही नहीं, चाइना को तो पूरा मौका चाहिए, कहाँ? इंडियन ओशन में पूरा मौका चाहिए कि इंडियन ओशन में। और मैंने आपको और बताया था कि लगभग 70 to 75% तक ये जो है मालदीव से जुड़ा रही है। ये जितने भी इसके आयात और निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इसी इंडियन ओशन से होते हैं। किसके? चाहे वियतनाम के, चाहे इधर मलेशिया के, सिंगापुर, ये सिंगापुर के जितने भी हैं, इधर फिलीपींस और जितने भी ये राष्ट्र हैं, इनके सबके जो है यही से सब आते जाते हैं। आप मतलब ईस्ट की तरफ जितना भी आप देख लो, पूरा इधर सब इधर से ये आपके सब ट्रांसपोर्टेशन होते रहते हैं। कहाँ से? इंडियन ओशन से। और इंडियन ओशन से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस पर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, अमेरिका का जो पोर्ट है, शुरू से ही बहुत पहले ही उसने इस्टेब्लिश कर लिया था डियागो गार्सिया के रूप में। अमेरिकन जो नौसैनिक हैं, डियागो गार्सिया के रूप में अपने एक पोर्ट का निर्माण वहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं हिंद महासागर में। लेकिन वो भारत के लिए मददगार भी हो सकते हैं। उसका वजह भी है कि भारत की मदद इसलिए करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका से चाइना का इस समय बिल्कुल अगेंस्ट में है, एक दूसरे प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, बड़े कंपटीटर के रूप में है। तो भारत क्यों मदद करेगा, इसमें कोई इब्बत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने देखा था पहले कुछ समयों में कि अफगानिस्तान में रसिया और अमेरिका दोनों ने ही पूरी तरह से वहाँ पे अपने सामरिक मतलब स्ट्रेटजिकल जो सारी चीजें, शक्तियाँ वहाँ पे भी लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि ऐसे विकासशील राष्ट्र को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने, रूस ने भी प्रयास किया और अमेरिका ने भी प्रयास किया। लेकिन वास्तव में होता क्या है, अफगानिस्तान की जो पूरी भौगोलिक जो वहाँ की दिशा दशा है, वहाँ पे किसी के बस का नहीं है वहाँ पे कुछ कर पाना। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति को समझ पाना हर किसी के बस का नहीं है। वहाँ ऐसे पठार और पहाड़ और इस तरह से इतना और वैली इस तरह से वहाँ पे है कि हर किसी के बस का उसको समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? तो इस तरह से चाइना ने क्या किया, वो कर्ज के जाल में फंसाते हुए, अब आप सोच लीजिए श्रीलंका में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा श्रीलंका जो है पूरी तरह से दिवाला बोल गया था, दिवालिया हो चुका था, पूरी तरह कंगाल हो चुका था। वहाँ की जनता त्राही कर रही थी, सामान इतने महंगे हो रहे थे, पूरी तरह से इमरजेंसी लग चुका था। किसका? फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका था, ठीक है ना? और उसका कारण कौन है? चीन जैसे राष्ट्र, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद ही वो अपने, इनको पैसे नहीं दे रहा, वित्तीय लेवल पे इनको नहीं नुकसान हो रहा है,
इनको पैसे खूब ज़्यादा इनको दे के प्रोवाइड करके उनके लैंड पे जो है अधिकार करने की भी कोशिश कर रहा है कि जब ये दे नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ एरिया इनका हम कब्जा कर लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जब उस बात को खुदा नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, कुछ एरिया को कब्जा कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उसने कर्ज लिया है, तो कर्ज के बदले उनको कुछ न कुछ उसमें शांत ही रहना पड़ेगा, अपना शोषण ही करवाना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याएं आए दिन हो रही है। मैं इसको अभी आपको अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरह से यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन और यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से हम भारत के चारों तरफ के जो राष्ट्र हैं वो घेरे जा रहे हैं, चाहे चीन के द्वारा, और भारत उसमें किस तरह से इससे निपट पाने में सक्षम हो रहा है। मैं इसको आपको इस तरह से मैं बताता हूँ। तो चलिए इसी क्रम में आप लोग थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसके बाद जितना आप लोगों ने लिखा था, आफ्टर दैट वी टेक हेल्प टू, लिखिएगा किसमें लिखना है सर? ये आफ्टर दैट, निसार में सर, निसार में, हाँ निसार के बाद, निसार जो निसार मैंने कहा था आपको कि ये जो विद द हेल्प ऑफ इजराइल इंडिया डेवलप्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार इन 2009, ठीक है ना। इसमें मैंने भी जिक्र किया था 26/11 की मैंने जिक्र किया था। तो 26/11 में क्या था कि 2008 में क्या हुआ था, जब वार हुआ था, ताज पे जब हमला हुआ, और इंट्रोड्यूसर्स किस तरह से इंट्रोड्यूस किए थे घुसपैठिए, ये समुद्री रास्ते, ठीक है ना, समुद्री रास्ते से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें आप लोग लिखे आफ्टर दैट वी टेक हेल्प टू, आफ्टर दैट वी टेक हेल्प टू इजराइल, हाँ उसी के आगे, आफ्टर दैट वी टेक हेल्प टू इजराइल एंड Israel and invented microwave satellite. Israel and invented microwave satellite. Microwave satellite. माइक्रोवेव सैटेलाइट, इसमें सबसे पहला है RISAT, रिसैट, RISAT। फर्स्ट है रिसैट फर्स्ट, रिसैट सेकंड, और रिसैट सेकंड जो है और एक था इजराइल द्वारा, इजराइल के द्वारा 2008 में नहीं, ये इसको लिख लीजिएगा, जब ये घटना घटी जो है तो इजराइल के द्वारा दिया गया 9 में, और जो कौन सी घटना घटी 26/11 उसके बाद ये इजराइल के हेल्प से जो है इंडिया को प्रोवाइड किया गया। इसके बाद है रिसैट 2B, रिसैट 2B, रिसैट 2B, 2BR1, उसके बाद है रिसैट 2BR1, रिसैट 2BR1 तो हो गया, R2 हो गई, दूसरा वाला R2 होगा, वही R2 दूसरे वाले में R2 होगा, ठीक है। रिसैट 2BR2 है, बता रहा हूँ, ये तो लिख लीजिए, बता रहा हूँ। ये जो
माइक्रोवेव सैटेलाइट जो इन्वेंशन किए गए, माइक्रोवेव से मतलब है कि बिना किसी प्रकाश के, बाहरी प्रकाश के, ये जो सैटेलाइट्स हैं किस टाइप के सैटेलाइट्स हैं? अपर्चर रडार टाइप के सैटेलाइट, ठीक है ना। तो अपर्चर रडार से जितने भी R1, रिसैट 1, रिसैट 2 इस तरह से जितने भी बनाए गए बाद में, ये इंडिया के द्वारा अपना डेवलप किया गया। किस चीज के लिए डेवलप किया गया कि बिना अगर सूर्य की उपस्थिति नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो दिन रात किसी भी समय इसका हम इस्तेमाल कर सकते। तो खासकर इस घटना ने उनको, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता इनको पड़ी कि हमको रात में भी घुसपैठिए हमारे देश में घुस सकते हैं, तब इन्होंने उसकी आवश्यकता समझी, इसकी अपर्चर रडार। और अपर्चर रडार ने क्या किया कि रात में भी अपने खुद के रेडिएशन से ये डिटेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट, ठीक है ना, घुसपैठियों को या किसी प्रकार की जो भी आवश्यकता पड़ती है तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निसार की। निसार के बारे में लिखेंगे। NISAR, मात्र कुछ कम चल रहा है, जरा ये बता दीजिए। निसार, NISAR, निसार के बारे में 2 लाइन में देखिए, पहले भी मैंने शायद लिखा हुआ है इसके बारे में। निसार डेवलप्ड बाय अमेरिका एंड इसरो। अमेरिका में यहाँ नासा, अमेरिका के सामने ब्रैकेट में आप कर दीजिएगा नासा। निसार डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय अमेरिका लिख के यहाँ नासा और इसरो, ठीक है। इसरो इंडिया का है। और फॉर इंडियन ओशन, और outer introducer to prevent from outer introducers, बाहरी घुसपैठियों से सुरक्षित करने के लिए ये निसार को जो है नासा और अमेरिका इसरो ने, दोनों ने मिलकर तैयार किया, ठीक है। और खासकर मैंने आप लोगों को बताया था कि चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष रूप से अमेरिका और इंडिया ने विशेष प्रयोजन से इसको तैयार किया निसार, जिससे उसका आधिपत्य, यदि चीन का आधिपत्य कहीं इंडियन ओशन में हो गया तो समझ लीजिए कि जितने भी आयात और निर्यात हो रहे हैं, मतलब एक तरह से तो अभी भारत के चारों तरफ के जितने राष्ट्र हैं उनको कर्ज के जाल में फंसा के चीन ने बेवकूफ बनाया हुआ, सबके ऊपर अपना कंट्रोल कब्जा किया हुआ है ना। जैसे भी कोई भी कंट्री, भारत का कोई भी पड़ोसी राष्ट्र भारत वाली जरा भी करने की सोचता है, भारत की तरफ थोड़ा पक्षधर उसका भारत का होता है, तो चीन क्या करता है, अपने कर्ज के जाल के लगाम से, कर्ज के जैसे लगाम से उसको टाइट कर देता है। उसको फिर तुरंत क्या करता है, उससे वसूली करना शुरू कर देता है। लाओ भाई कर्ज दे दो, वापस करो, या फिर बताओ कोई अपना एरिया बताओ, वहां पे हम कब्जा कर लेंगे। ये वाली स्थिति है। तो ये कहीं कहीं ये किलो बन चुके हैं, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, वहां पे देखिए अभी वहां पे म्यांमार में इकट्ठा पलट नहीं सकता। जो वहां पे सांग सुई जो भी है वहां की राष्ट्रपति जो थी, वो क्या भारत की ही की दैनिक पढ़ी हुई है, जो कि उसको नजरबंद किया जा चुका है। और वहां पे मतलब आर्मी की जो है कब्जा है पूरी तरह से। और आर्मी जब कब्जा की हुई है तो किसकी सुन रही है, वो चाइना की सुन रही है, वो और किसी को नहीं सुन रही। तो इस तरह से भारत की समस्याएं बढ़ रही हैं, भारत को चारों तरफ से घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप आए दिन कई एरिया में महाकाली नदी की समस्या आपने सुना, तीस्ता नदी जल विवाद आपने सुना कि किसके साथ है, भारत का,
बांग्लादेश के साथ तीसरा नदी जल विवाद। महाकाली नदी जल विवाद, जो सीमा का जो विवाद है किसके साथ है? नेपाल और भारत के साथ है महाकाली नदी जल विवाद। और भी कुछ और छोटे छोटे विवाद हैं सीमाओं को लेकर। तो इस तरह से चाइना इनको उकसा रहा है, जिसको नेपाल को। चाइना क्या कर रहा है कि कहीं भी उनको छोटी मोटी समस्याएं हो रही तो तुरंत उठा के सस्ते दर पे कर्ज दे रहा है, सस्ते ब्याज पे कर्ज दे रहा है। लो भाई अपने काम पूरा करो। और ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि हमको इस तरह से अपने कर्ज के जाल में उलझा रहा है, कल को हमारा शोषण करना शुरू कर देगा चाइना। धीरे धीरे आप समझ में आ रहा है। लेकिन ये डिप्लोमेसी जो होती है, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, जो ये पॉलिटिक्स है, जो ये रिलेशंस है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, इसमें होता रहता है। इसके बाद आप लोग लिखिए इंडिया इज प्लानिंग ए कंस्टलेशन। इंडिया इसके बाद क्या बोला है जी? प्लानिंग इंडिया इज प्लानिंग कंस्टलेशन, मतलब अधिक संख्या, बहुतायत। ठीक है ना, कंस्टलेशन ब्रैकेट में आप लोग लीजिए बहुतायत, अधिक संख्या में। आप सच सैटेलाइट, सच सैटेलाइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस डिप्लोमेसी जान लेना और लिख लेना जरूरी है कि स्पेस डिप्लोमेसी क्या चीज है। लिख लीजिए स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी स्पेस डिप्लोमेसी मतलब समझ रहे हैं आप लोग? स्पेस जो अंतरिक्ष का जो माध्यम है, अंतरिक्ष को ही एक ऐसा माध्यम बनाया जा रहा है जो कूटनीतिक मामलों में अंतरिक्ष भी सहायता कर रहा है। ठीक है ना? तो स्पेस डिप्लोमेसी क्या है, पॉइंट में लिखिए और समझाते भी चलिए। इट इज यूज ऑफ स्पेस कैपेबिलिटीज, इट इज यूज ऑफ स्पेस कैपेबिलिटीज it is use of space capability to further the strategy, to further the strategy interest, further the strategy interest, strategic interest। अभी इसमें कुछ चीजें हैं, इंटरेस्टेड चीजें हैं, आप लोग समझिएगा। अगला पॉइंट है चाइना हैज लॉन्च्ड सैटेलाइट्स फॉर, चाइना हैज लॉन्च्ड satellites for Venezuela, Pakistan and Sri Lanka, Venezuela, Pakistan and Sri Lanka। चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान और श्रीलंका को सैटेलाइट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और सैटेलाइट जब प्रोवाइड करेगा तो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास रहेगा,
चाइना के पास ही रहेगा। तो चाइना क्या करेगा, इनको जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराएगा तो कराएगा ही, और अपनी निगरानी भारत की तरफ भी रखेगा। आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि भारत को नेविगेशनल सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी। उस समय जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस समय घुसपैठियों को देखने के लिए भारत ने क्या किया था, हेल्प मांगा था पाकिस्तान अमेरिका से कि आप अपने नवस्टार जो आपके पास जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है उससे हमें मदद करो, घुसपैठियों को हम पहचान सके, देख सके, और किसके माध्यम से, जीपीएस सैटेलाइट के माध्यम से। तो भारत पाकिस्तान अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका उस समय बिल क्लिंटन सरकार थी, उस समय जो है बिल क्लिंटन सरकार थी, उस समय पाकिस्तान का हिमायती हुआ करता था अमेरिका। तो उसमें क्या हुआ, एक सज्जन बहुत परेशान रहते हैं, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष उपयोग के लेकर चाइना ने भी भारत को घेरने की कोशिश किया, और इतना ही नहीं वो जानता था। अभी मैं आपको आगे इसी क्रम में बताऊंगा मैं कि सैनिक अड्डा भी बनवाया, बिल्कुल सैनिक अड्डा, वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पे ग्वादर को आप जानते हैं, ग्वादर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी लीज पर ले लिया है, और यहाँ पे हम्बन टोटा कहाँ है, एकदम श्रीलंका, बिल्कुल एकदम नीचे जो है हम्बन टोटा को नीचे जो है अपने उसमें आधिपत्य में लिया, वहाँ के भी पोर्ट को आधिपत्य में लिया और अपने अड्डे बना रहा है। तो पूरी तरह से भारत को घेरने की पूरी कोशिश है इसकी, चाइना की। तो अब इसने और तरीकों से घेरा ही, इसने स्पेस के क्षेत्र में भी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत को घेरने की कोशिश किया दूसरे छोटे छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से। और इसने क्या किया, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग राजनीति शास्त्र के लोग हैं और भी जो जियोग्राफिकल लोग हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक रास्ता बना रहा था, कहाँ से, म्यांमार की तरफ से होते हुए, म्यांमार की तरफ से, और सितवे बंदरगाह और सब एरिया से होते हुए, लेकिन अब वहाँ पे म्यांमार में जब तख्ता पलट हो गया है, आर्मी फोर्सेज का जब पूरी तरह से वहाँ पे आधिपत्य हो गया है, तो वो मानने वाली नहीं, वो सुनेगी किसी, चाइना की। तो वो भी सारे जो काम थे वो क्या हो गए, ठंडे बस्ते में चले गए। मतलब यहाँ से चिकन नेक जो था, चिकन नेक किसको कहते हैं जानते हो आप? बांग्लादेश के ऊपर वाला जो सर वही सिलीगुड़ी से जो रास्ता, सिलीगुड़ी का जो रास्ता है, और पूर्वी जो 7 सिस्टर्स है भारत के, उससे कनेक्ट करने वाला एक रास्ता। क्यों वही एक रास्ता क्यों है, क्योंकि आप नीचे आप देखेंगे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से कैसे हम जा सकते हैं उसमें, तो हमें चिकन नेक के रास्ते से, अच्छा डोकलाम में चाइना क्यों यहाँ पे आधिपत्य करना चाहता है, यहाँ पे डोकलाम में क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि जानता है कि हम डोकलाम में यहाँ आधिपत्य कर लेंगे तो चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे, और जब चिकन नेक पे जब कब्जा करेगा, चिकन नेक मीन्स क्या होता है, मुर्गी गर्दन, बिल्कुल ऐसे ही पतला सा रास्ता है, जिसकी जो चौड़ाई है लगभग 14-15 ऐसे कुछ जो है आसपास में, इतनी ही चौड़ाई है, मतलब इतना ही चौड़ाई उसका वो रास्ता ही है। तो वहां से जानना है कि डोकलाम में जब यहाँ पे हम कब्जा कर लेंगे, चीन कब्जा कर लेगा, तो फिर चिकन नेक पे कब्जा करने में कुछ समय नहीं लगेगा, और जब चिकन नेक पे कब्जा कर लेगा तो भारत के जो 7 सिस्टर्स है, यहाँ 7 राज्य हैं जिसमें, वो क्या हो जाएंगे, पूर्वोत्तर के जो सारे 7 राज्य हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे भारत से ऑटोमेटिकली। तो भारत ने उसी के लिए सितवे पोर्ट से यहाँ से एक रास्ता बनाना शुरू किया, यहाँ से सितवे पोर्ट इधर सितवे पोर्ट की तरफ, और कहाँ से, म्यांमार से होते हुए कुछ एरिया, मतलब लैंड वाला एरिया, कुछ जो है समुद्र मार्ग से सितवे पोर्ट की तरफ से। लेकिन म्यांमार को पूरी तरह से वहाँ तख्ता पलट होने के बाद जब आर्मी की जो पूरी तरह से वहाँ पे वो हुई, गवर्नमेंट जब हुई, आर्म जब फोर्सेज की वहाँ पे वो हुई, तख्ता पलट होने के बाद, तो वो चाइना की सुन रहा है, वहाँ पे सारा काम जो है ठंडे बस्ते में चल गया, शांत हो गया सारा काम वहाँ पर। तो इस तरह से क्या कर रहा है चाइना, भारत को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। अब स्पेस मामले में स्पेस डिप्लोमेसी इसकी क्या है, इसको भी देखिए, अगला पॉइंट देखिए, चाइना एंड श्रीलंका साइंड, चाइना एंड श्रीलंका साइंड China and Sri Lanka signed
signed agreement under which China agreed to agreement under which China agreed to establish Sri Lankan Space Academy. Agreed to establish Sri Lankan Space Academy. ठीक है, स्पेस एकेडमी मतलब क्या कर लिया, इनको एग्री कर लिया, सहमत कर लिया श्रीलंका को एक स्पेस एकेडमी भी खोलने के लिए वहां पर। और जब स्पेस एकेडमी, भाई शिष्य तो गुरु जी की बात मानेगा ना, तो जब उसने दे दिया अपना एक स्टेब्लिश कर दिया, मैनेजर की बात सारे स्टूडेंट मानेंगे ना कॉलेज के, तो मैनेजर की बात तो मानेगा। फिर जो जितने भी प्रोडक्ट वहां पे होंगे, सभी जो स्पेस के जो अच्छे जानकार होंगे वो किसकी बात मानेंगे, चाइना की बात मानेंगे। तो चाइना इस तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से इनके हम्बन टोटा और इस तरह से जो पोर्ट वगैरह में जो कब्जा कर रहा है, कर ही रहा, अपनी स्पेस डिप्लोमेटिक तरीकों से भी क्या कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब भारत को उत्तर दिशा से भी घेर रहा है, दक्षिण से भी घेर रहा है, हर असर से वो घेरने की कोशिश कर रहा है, पूरब से भी और पश्चिम से। ठीक है ना, इस तरह से इनकी नीतियां। अब चाइना के इस प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने क्या किया भाई, चाइना के इस प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान, नेपाल, देखिए अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जहां नहीं समझ में आएगा वहां छोड़ दीजिएगा, फिर मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और मालदीव, श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका एंड श्रीलंका। और एक और कौन है भाई, सार्क में, सार्क, दीज आर सार्क कंट्रीज। लेकिन एक और कोई छूटा हुआ भाई, बताइए कौन है, पाकिस्तान, पाकिस्तान छूट गया। अब आप सोचिए कि जितने भी आपने इन देशों के नाम, 6 देशों के नाम भारत समेत, इंडिया समेत, विथ इंडिया, इंडिया की बात करिए, इंडिया के साथ 6 देशों के नाम ये, अपना से आप 6 से 7 हो रहे हैं, टोटल 8 हो रहे हैं। इनको ये सार्क कंट्रीज, और सार्क कंट्रीज के लिए भारत ने क्या बनाया, कौन सी जो है टेक्नोलॉजी है, क्या बनाया भाई इनके लिए, बताइए। सार्क के नाम से उसने बनाया एक स्पेस, मतलब वो सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट। लेकिन यहां पाकिस्तान में क्या है, अपवाद के रूप में, नोट कर लीजिए, सार्क सैटेलाइट लॉन्च इंडिया, सार्क सैटेलाइट लॉन्च इंडिया, बट नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है नहीं है। और क्या किया भारत ने, इनको फ्री में प्रोवाइड करा। ये जो सार्क सैटेलाइट एक तरह से बनाया, इसको क्या किया, प्रोवाइड इन फ्री सर्विसेज, इंडिया प्रोवाइड इन फ्री सर्विसेज। ये भी देखिएगा, इंडिया प्रोवाइड इन फ्री सर्विसेज, इंडिया प्रोवाइड इन फ्री सर्विसेज, फ्री सर्विसेज।
जिस किसी को इंग्लिश में नहीं समझ आएगा वो हमको बताएगा, मैं उसको ट्रांसलेट करके उसको समझा दूंगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद है इंडिया हैज आल्सो परस्यूड, लिखिएगा, इंडिया हैज आल्सो परस्यूड, इंडिया हैज आल्सो परस्यूड स्पेस डिप्लोमेसी फॉर परस्यूड, 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 PRSUED, परस्यूड स्पेस डिप्लोमेसी फॉर, स्पेस डिप्लोमेसी फॉर लॉन्ग टर्म बाई, फॉर लॉन्ग टर्म बाई शेयरिंग डाटा ऑफ द, sharing data of the data of the remote sensing satellites, data of the remote sensing satellites, data of the remote sensing satellites। जहाँ इस बात होती है वहाँ तो घबरा जाते हैं, ऐसा है क्या? घबराना नहीं है भाई, अभी बहुत ज्यादा आगे अपने वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रांग करना है भाई इंग्लिश की, ठीक है ना। जब हम लोग दोनों चीजें पढ़े रहेंगे तब हम लोग कुछ चीजें बता भी सकते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई बात बता देता है, बोल देता है कि डिप्लोमेटिक चीजें आप बताओ क्या है, इसी कंट्री के बीच की जो डिप्लोमेटिक बातें उसको बताओ। अब आप समझोगे डिप्लोमेटिक क्या चीज है, कूटनीति, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक माने कूटनीति की चीजें, कूटनीति चीज, तो आप सभी तो कूटनीति समझ पाओगे, कूटनीति क्या है वो भी आप समझोगे जब आप इसमें पॉलिटी जब पढ़े होंगे। कूटनीति जानते हो आपको ना, चलिए मैं बता दूं। कूटनीति जो आपसे जो रिश्ते होते हैं उसके तहत बनाए गए तरीके, जैसे क्या होगा, सांप भी मर गया और लाठी भी लग गई, वास्तव में सही तरीका यही सही शब्दावली है कि दोनों के रिश्ते भी बड़े अच्छे बने रहे और उसमें कोई खटास भी नहीं आने पाए, यही कूटनीति वही उसी तरीके से। जैसे कुछ लोग होते हैं डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक बातें मतलब अपना काम भी चल जाए और अगला समझ भी जाए, सुधर भी जाए और हमारा काम भी बन जाए, डिप्लोमेटिक बातें, ठीक है। तो इसमें लिखा आपने इंडिया हैज परस्यूड स्पेस डिप्लोमेसी फॉर लॉन्ग टर्म बाय शेयरिंग डाटा ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विथ अफ्रीकन कंट्रीज, विथ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। बिना इंग्लिश के आप अधूरे हो, बहुत सारे इनकी शब्दावलियां ऐसी हैं जो हिंदी बड़ा कठिन है, इंग्लिश भी आसान है, ठीक है ना। विथ अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। Later the concept of SAARC, later the हो गया दादी, लेटर है सर, लेटर, अरे वही लेटर, later the concept of SAARC, later the concept of SAARC satellite was revived under satellite are revived under that India proposed to launch टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इतना ही नहीं, भारत इनके लिए प्रस्ताव भी कर रहा है, किस चीज के लिए, जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मतलब ऐसे सैटेलाइट्स जो बातचीत करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन के मामले में भी जो है आगे हो, ऐसे सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने की बात कर रहा है इनके लिए। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स विथ
12 transponders, with 12 transponders, with 12 transponders, one will be given to each SARC members. One will be given to each SARC members. फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क 12 ट्रांसपॉन्डर्स विकसित कर रहा है। इसमें से एक उसमें से क्या करेगा, प्रत्येक जितने सारे कंट्रीज है उनको देगा। मैं बता रहा हूँ ट्रांसपॉन्डर्स, वन विल बी गिवन टू ईच सार्क मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, which they can use for civil purpose, which they can use for civil purpose means civilians, मतलब नागरिकों के प्रयोग के लिए, ठीक है ना। अब आप इसको समझे, भारत जो है एशियन कंट्रीज को ही नहीं वरन अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपने इस तरह के जो सार्क टाइप का जो सैटेलाइट है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को छोड़कर, अगर एक अपवाद के रूप में जो पाकिस्तान को नहीं दिया ना, पाकिस्तान ने दिया इसका, ठीक है ना। पाकिस्तान मान लो जो हमारे ऊपर कंट्रोल करके तो हमारा पूरा आतंकी घुसपैठी सारी चीजें जो हम यहाँ पे बवालबाजी किए हुए रोज, जो दाऊद और उनको बैठाए हुए अपने घर पे, इनको दे देगा ना वो इंडिया, तो इनकी सुविधा नहीं देंगे भाई। तो इसलिए एक अपवाद के रूप में इनको छोड़ के बाकी सबको इन्होंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारी सेवाएं। और इतना ही नहीं, एशियन कंट्रीज को ही नहीं, ये अफ्रीकन कंट्रीज को भी प्रयास में, क्योंकि जानता है कि डिप्लोमेटिक तरीका यह है कि चीन का ये सैटेलाइट से ये उन लोगों को अपने जल मिलेगा, अपने तरफ इनको प्रयास करेगा करने के सैटेलाइट के माध्यम से। भाई सिंपल सी बात है कि बिजली, पानी और ये टेलीफोन और ये सारी चीजें जो दुनिया भर की मूलभूत समस्याएं हैं, अगर कोई सॉल्व कर दे तो आप उससे खुश रहोगे ना। जैसे आपको मान लीजिए मोबाइल की सुविधा बढ़िया से दे दे घर परिवार को, आपके बिजली की सब सुविधा बढ़िया से दे दे, और गाड़ी वाड़ी की आने जाने की सारी सुविधा, तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सब दे दे अगर, तो आप लोग बड़े खुश रहेंगे, उससे दक्ष रहेंगे, बिल्कुल जो कहेगा वो ऐसे इसी हिसाब से आपके ऊपर बिल्कुल आपके संस्कृतियों पे, आपकी सभ्यताओं पे पूरी तरह से उसका कब्जा रहेगा। जैसे वो कहेगा वैसे आपके जो गार्जियन है घर के, वैसे ही वो चलते रहेंगे। फिर क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगे और सुविधाएं मिलने लगे, लेकिन क्या होगा उससे परिणाम तो भविष्य में सामने निकल के आएगा कि वो आपको अनचाही चीजें भी मनवाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि आप इनको निकाल दो घर से बाहर, तो गार्जियन क्या करेंगे, चलो भाई ये सारी सुविधाएं तो जरूरी है कि अगर निकलने से सारी सुविधाएं मिलने लगी तो निकाल दो इनको बाहर, ठीक है। तो ये मूलभूत चीजें जो क्या कर रहे हैं, जैसे स्पेस डिप्लोमेसी चलने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से जो ट्रांसपॉन्डर है, ट्रांसपॉन्डर्स को 12 ट्रांसपॉन्डर जो विकसित कर रहा है, उसमें से भी इसकी यह नीति है कि अपने साथ जो कंट्रीज हैं इनको ये भी विकसित कर दिया है। ट्रांसपॉन्डर किस मामले में उपयोग किए जाते हैं, एक कम्युनिकेशनल सैटेलाइट टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन के मामले में, और किस लिए, जो आम सिविलियंस के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज, जैसे हम लोग किसको एक बार वो कहते हैं थैंक यू जियो, कम से कम इस काबिल तो बना दिया कि हम हर चीज को जान सकते हैं, मोबाइल का डाटा फ्री कर दिया, ये सब जियो का कमाल है, कहते हैं ना एक बार भाई जियो का कमाल, वही चीज, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट, द एंटायर कॉस्ट वाज टू बी संपूर्ण entire cost was to be borne by India, cost was to be borne by India, BORNE, borne by India, and the countries have to put in
place their ground stations. Countries have to put in place their ground stations. अब भाई ये सारी चीजें जो इनको देगा ग्राउंड स्टेशन, पुट इन प्लेस देयर ग्राउंड स्टेशन, तो क्या करेगा? इसको देगा तो उनके वहां पे ग्राउंड स्टेशन भी तो बनाएगा, तभी तो सिग्नल्स वगैरह रिसीव करेंगे, तो उनके भारत के ग्राउंड स्टेशन भी वहां होंगे। और अगर भारत नहीं अग्रणी भूमिका निभाएगा तो ये काम कौन करेगा? चाइना करेगा। इसलिए चाइना से पहले ही हमको ये काम कर लेना होगा वहां पे, ठीक है। अभी देखिए जब वहां पे भूकंप आया था 2016 में, कहाँ, नेपाल में, तो भारत ने अपने हेल्प वहां भिजवाए नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान और वो कौन चीन और सारे लोग प्रयास कर रहे थे हेल्प अपने देने के लिए। तो वो एक प्रकार का प्रतिद्वंदिता है यहाँ, कंपटीशन। जैसे आपका 4-6 पड़ोसी आपके हों और उसमें 2-1 पड़ोसियों को आप अपने कब्जे में रखो, अपने तरफ मिला के रखने की कोशिश करो, तो कुछ लोग क्या करेंगे? कुछ लोग कभी पड़ोसियों को थोड़ा कुछ भिजवा देंगे तो उधर से वो बड़ा वाला आइटम आ जाएगा भाई इसको। तो इस तरह से प्रतिद्वंदिता चलती रहती है ना। सेम ऐसा ही है डिप्लोमेटिक यहाँ रिलेशन ऐसा है। कुछ लोग क्या करेंगे? ले जाओ आप ही की कार है, ले जाओ भाई साहब, पड़ोसी को आप क्या करेंगे? ले जाओ आप ही की कार है, ले जाओ चलाओ। तो आप कार दे दोगे तो बगल वाला पड़ोसी कहेगा अरे भाई आप ही का घर है, आ जाओ शर्मा जी, आ जाओ, आप ही का घर है, घर भी है कार भी आप ही का, ले जाओ। मतलब मिलाने के लिए वही सारी चीजें यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन यही है। इसके बाद है दिस वाज लॉन्च्ड इन, अगला पॉइंट है दिस वाज लॉन्च्ड इन May 2017. This was launched in May 2017. May 2017 क्या कौन सा लॉन्च किया गया? 7 सैटेलाइट इसको नाम दिया गया है ना, उसकी बात यहाँ चल रही है। This was launched in May 2017 with the name South Asia Satellite. अब यहाँ सार्क न कह के इसको क्या नाम दिया गया? साउथ एशिया सैटेलाइट, क्योंकि सार्क में एक अधूरा है जो पर वो है मेंबर सैटेलाइट which is providing information to all countries of SAARC, except Pakistan. except पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है ना, एक्सेप्ट पाकिस्तान। अगला पॉइंट है द रीजन बिहाइंड लॉन्च। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ कथन कारक के रूप में आपको साइंस एंड टेक में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा साइंस एंड टेक में तो जीएस में जरूर ये पूछेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द रीजन पूछ लेगा भाई, क्या देगा उसमें, कथन में आपको दे देगा कि चीन की जो कूटनीतिक जो वह है, कूटनीतिक जो तरीके हैं, वह भारत को घेरने के लिए वह अंतरिक्ष प्रयोग में ला रहा है। ये तो हो गया आपका कथन। कारक में यह दे देगा कि भारत अपने सार्क जो सैटेलाइट है वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। 2 बातें हो गई। अब आप बताओ कि पहला वाला जो कथन है, कथन सही है कि नहीं सही है? मैं ये कह रहा हूं कि कथन यह है कि चीन अपने कूटनीतिक तरीके से भारत के सभी पड़ोसी राष्ट्रों को सैटेलाइट या अंतरिक्ष का उपयोग प्रदान कर रहा है। सही
दूसरा ये था कारक, जो उसका रीजन। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों को अपने स्पेस मतलब अंतरिक्ष उपयोग को निःशुल्क प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। सही है, ये भी सही है। तो मतलब पहले वाली कथन में कुछ दूसरा वाला कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से चीन इनको घेर रहा है, क्योंकि भारत को इसके माध्यम से स्पेस डिप्लोमेसी के माध्यम से, और दूसरा वाला जो कारक है वो दे रहा है भारत इनको उसके कूटनीति को फेल करने के लिए, असफल करने के लिए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पूरक है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, अगर 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहा है तो 60% क्वेश्चन आज के समय में ऐसे ही आ रहे हैं। अब इनको आपको कैसे हिट करना है, कैसे टारगेट करना है, जब आप पूरे विषय वस्तु को जब आप समझ रहे होंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है ना? और वो चीजें खत्म हो गई, 4 ऑप्शन आपने। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान दीजिए हमेशा, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन तो आपको दे दिए A, B, C और D, और पहले क्या होता था 4 ऑप्शन में से लगभग आप देख लेते थे कि ये तो होगा ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं की जा सकती, बचा B और C। तो चलो 50% उसमें रखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी। 50% प्रोबेबिलिटी में लोग प्रोबेबिलिटी मान लेते, चलो आप दिया मान दिया, तो 50% दोनों में तो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता तो 50% की है ही ना। लेकिन अब वो ऐसा नहीं दे रहा है क्वेश्चन। अब कैसे क्वेश्चन दे रहा है, आपके पास 4-5 बिंदुओं को दे दिया है, और उसमें से ये फिर ऑप्शन बना रहा है ABCD कि कौन कौन सा इनमें होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कौन कौन से कथन की पुष्टि कर रहा है प्रश्न आपका। अब ढूंढो, तो आप तब उसको ढूंढ पाओगे जब आप पूरे विषय वस्तु से पढ़े रहोगे, परिचित रहोगे। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि जिस विषय वस्तु को आप उठाइए उसके बारे में व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई के हिसाब से आप उसको पढ़िए, और जब आप इन 4 बिंदुओं के तरीके से आप उसको पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे। अगर आप स्पेस डिप्लोमेसी पढ़ रहे हैं तो स्पेस डिप्लोमेसी के मामले में आप अपने पूरे पड़ोसी राष्ट्रों को, भारत को, और आपके जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं उनको पूरी तरह से समझिए और जानिए, और क्या क्या उनकी नीतियां हो रही हैं उसको भी जानिए, तभी आप इसको हिट कर पाएंगे। ये चीज हो गई भाई। इसके बाद है अगला, द रीजन बिहाइंड लॉन्च ऑफ सिंगल सैटेलाइट, द रीजन बिहाइंड लॉन्च ऑफ the region behind launch of single satellite was to engage the neighbors, पड़ोसी, सिमुलेटेनियसली, बहुत कठिन है भाई। ताक्षणिक, सिमुलेटेनियसली होता है ताक्षणिक, सिमुलेटेनियसली, and then if need arises, and then if need arises, launched separate satellite for launched separate satellite for each of them, satellite for मतलब वो सिंगल सैटेलाइट को लॉन्च करने के भी प्रयास में है। ठीक है ना, सिंगल सैटेलाइट्स, ऑफ देम, ईच ऑफ देम, सिंगल सैटेलाइट फॉर ईच ऑफ देम। इसके बाद लिखिए द नेविगेशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड आर, द नेविगेशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड आर,
दुनिया के सभी नेविगेशन सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे देशों में नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछता है। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, जीपीएस ऑफ यूएसए विथ 24 सैटेलाइट। जीपीएस ऑफ यूएसए विथ 24 सैटेलाइट। जीपीएस ऑफ यूएसए विथ 24 सैटेलाइट। पहला पॉइंट है 24 सैटेलाइट। दूसरा है ग्लोनास ऑफ रसिया। दूसरा है ग्लोनास, ठीक है, ग्लोनास ऑफ रसिया। ग्लोनास ऑफ रसिया 21+3 सैटेलाइट। रसिया 21+3 सैटेलाइट। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, जानकारी मिल रही है। एक तो यह कि जीपीएस सिस्टम ऑफ यूएसए का जो जीपीएस सिस्टम है 24 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया हुआ है, 24 सैटेलाइट, ठीक है ना, अंतरिक्ष में। तो जीपीएस किसका है, यूएसए का। जीपीएस का क्या नाम है, लॉबस्टार, ठीक है, जो हुआ है। इसका ग्लोनास किसका है, रूस का है। रूस का जो नेविगेशनल सैटेलाइट है वो कौन सा है, ग्लोनास है। अगर पूछे कि रूस का नाभिकीय जो अंतरिक्ष जो हुआ है, क्या कहते हैं, मतलब उपग्रह, अंतरिक्ष जो उपग्रह, अंतरिक्ष में जो उपग्रह है वो कौन सा है, ग्लोनास, ठीक है ना। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। मतलब 21 तो है ही, +3 और प्रोसेसिंग में चल रहा है उनके 3+3। हाँ, और गैलीलियो, गैलीलियो हाँ नाम है गैलीलियो, गैलीलियो ऑफ यूरोप विथ 30 सैटेलाइट। गैलीलियो ऑफ यूरोप ऑफ 30 सैटेलाइट। गैलीलियो ऑफ यूरोप 30 सैटेलाइट। यूरोपियन कंट्री जितने, यूरोपियन कंट्री। फिर है B2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए, आपका इंपॉर्टेंट समझना कि जो आप लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लेता है। BIDU, बाइडू भी बोलते हैं, B2 भी बोलते हैं, BIDU या कंपास है, कंपास भी है या कंपास। देखिए जो पढ़ना हो जानता है, कंपास या कंपास ऑफ चाइना। B2 और या उसको कंपास भी बोलते हैं, कंपास ऑफ चाइना। चाइना के पास कितने हो गए हैं, चाइना विथ 35 सैटेलाइट। चाइना विथ 35 सैटेलाइट। याद ऐसे होगा जब आप कई बार नहीं सर, उसको चाइना वाला देखे थे, एक बार नहीं आया था ये सर, एक बार हाईलाइट हुआ था चाइना। नहीं भूलेगा नहीं, जब आप उसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें उसके लिए पहले तैयार करिए, डिस्क्रिप्टिव उसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर जब ऑब्जेक्टिव में 2-3-4 बार पढ़ लेंगे तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अंतिम बारी आती है IRNSS। IRNSS नोट करिएगा, 5वां पॉइंट, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना। और उसको या फिर क्या बोलते हैं, IRNSS या
नाविक, ठीक है ना भाई, जो नेविगेशन सैटेलाइट का क्या नाम है, और नाविक, नाविक, सॉरी ये नहीं सी है भाई, नाविक, सॉरी तो होगा नाम, ठीक है, नाविक सी, नाविक ऑफ इंडिया विथ 7 सैटेलाइट, सबसे कम ऑफ इंडिया विथ India with 7 satellite and 2 in standby mode, and 2 in standby mode, and 2 in standby mode India, 2 in and 2 in standby mode in India, तो स्टैंड बाई का मतलब क्या है, अगर ऊपर कोई खराबी है तो पहले से तैयार रखे हुए हैं उनको फटाफट लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब काम बाधित ना होने पाए। जैसे ट्रांसफार्मर होता है वो ऑलरेडी ट्राली पे लग के खड़ा है, एक खराब हुआ तो 10 मिनट में आ गया, दूसरा लग के वहां तैयार हो गया, उसी तरह से ये दो आपके स्टैंड बाई मोड में है। अब यहाँ एक चीज और जानने की जरूरत है, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा भाई, चलिए 5 मिनट और। यहाँ एक चीज और जानने की यह जरूरत है कि उस समय नरसिम्हा राव सरकार में लुक ईस्ट पॉलिसी, कौन सी गवर्नमेंट हुआ भाई, इन्हीं की ना, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है थी। लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या मतलब था, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखने की, पूर्व की ओर देखने का मतलब है कि जितने पूर्व के कंट्रीज हैं, मलेशिया, कुआलालंपुर, सिंगापुर, जितने भी लोग हैं, और वियतनाम या जापान, ठीक है ना, इनको क्या था, पूर्व की ओर देखो पॉलिसी, मतलब हमें पूर्व की ओर, भाई सिंपल सी बात है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ये तो निकले लगभग, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, तो अवसरवादी है। रसिया हमारा मित्र था, ठीक है, अभी भी है, आज भी है, लेकिन अमेरिकन कंट्री जितने थे ये सभी क्या थे, ये अवसरवादी, ठीक है। तो हमें जरूरत किधर थी, जो विकासशील जो देश है पूर्व की ओर जो है, जितने नाम मैंने गिनाए अभी, इनके तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडियन ओशन से संबंधित इनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, और दूसरा यह कि हम उसी पड़ोसी से अपना बहुत अच्छा रिश्ता रखें जो हमारे घर के सामने से आता जाता हो, हेलो हाय कोई उससे होता रहेगा, उससे हेलो हाय जो होता रहेगा तो वो हमारे काम भी आएगा बहुत। तो लुक ईस्ट पॉलिसी तो उन्होंने चलाया, लेकिन जब ये एनडीए की गवर्नमेंट आई तो इसमें क्या इन्होंने कहा, इन्होंने मोदी सरकार जब आई तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। लुक नहीं, काम नहीं चलेगा भाई, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ व्यवहार करने से काम नहीं चलेगा। एक्ट ईस्ट मतलब करके उनके साथ में लोग काम करो, काम करके उससे उनके साथ व्यवहार बनाओ, मतलब उनके साथ कुछ ऐसे वर्क करो, काम करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको लिख दीजिए आपको, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब हो गया ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट, ये सभी चीजें आपको पॉलिटिक भी चीजें भाई, ठीक है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और किसको लेकर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी IRNSS को लेकर, उसी में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IRNSS, मतलब हमें सिर्फ उनके साथ बस रिश्ते, बस हवा हवाई नहीं कायम करना था जो उस सरकार में था, अब हमें उनके साथ कार्य भी करना है, और कार्य करके उनके साथ आपसी तालमेल अच्छे बनाने हैं, जिसके साथ जो पूर्व के जो कंट्रीज हैं हमारे, ठीक है ना, मलेशिया, सिंगापुर, ये वियतनाम, ठीक है ना, ये सभी जितने हैं, जापान या ऑस्ट्रेलिया, सभी साथ। तो इसमें क्या था, गैस करके आप लोग लिखिएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, मलेशिया, हिंदी में इंग्लिश में लिखिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और वियतनाम,
इनको भी IRNSS की सुविधाएं इनको भी प्रोवाइड किया जाए। एक्ट इस पॉलिसी के तहत इनको भी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इनको भी उपलब्ध कराने की नीति लिख दीजिए। और एक चीज और है कि ब्रह्मोस जो है भारत ने दिया था, जो किसके मदद से बनाया था? रूस और भारत जो दोनों के मदद से जो ब्रह्मोस बना है, ब्रह्मोस का जो पूर्ण रूपेण स्वदेशी वर्जन, भारत का जो वर्जन था, उसको किसको दिया है? वियतनाम को दिया है। लिख लीजिए, ब्रह्मोस को भारत ने वियतनाम को प्रदान किया है। भारत ने वियतनाम को प्रदान किया है। लेकिन ब्रह्मोस तो दे देगा, लेकिन उसका सेट जो वो कहते हैं नेविगेशनल सिस्टम, ब्रह्मोस तो दागा जाएगा किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा समय पड़ने पर। लेकिन उसका जो कहते हैं ट्रिगर भारत के यहाँ क्या है? ब्रैकेट में लिखिए, बट नेविगेशनल सिस्टम यूज्ड बाय इंडियन। बट लेकिन नेविगेशनल सिस्टम भारत के द्वारा प्रयोग किया जाए। नेविगेशनल सिस्टम मतलब उसको रास्ता दिखाने का जो काम है वो भारत दिखाएगा। नेविगेशन का क्या काम होता है? किसी भी चीज को रास्ता दिखाना, नेविगेशन करना। बट नेविगेशनल सिस्टम यूज्ड बाय इंडिया। कुछ और थोड़ा सा लिखना चाहेंगे? बस 2 लाइन और लिख लीजिए। चलिए, अब ये नेविगेशनल सिस्टम क्या है इसको भी देख ही लीजिए। नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम मुझे अगर समय मिलेगा तो मुझे टाइम नहीं देखना है। आप लोगों को जितना ज्यादा कवर, मैं तो जानता हूँ ना कि यहाँ समय अभाव है, समय का बड़ा अभाव है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता रहता हूँ कि जितना मैंने वो अभी सबके मोबाइल में हो गए हैं लगभग, वो मैंने विजन IAS वाला बताया था। मैं बता रहा हूँ जो मैंने सॉफ्टवेयर वो ऐप मैंने बताए हैं, अगर उसके मंथली आप हर दिशा में, हर क्षेत्र में आप पढ़ लो, टाइम अपना बना के, शेड्यूल बना के, आफ्टर एकेडमिक पीरियड, मतलब उसको अपने समय को देखते हुए, तो आप समझ लीजिए कि 2 वर्ष के अगर आप पूरे ढंग से पढ़ लो तो हमको लगता है कि एक फ्री निकल जाएगा आपका। ताकि जो कोर्स की चीजें हो तो एकेडमिक चीजें तो आप समझो ही, जानो ही, लेकिन अगर उसको पढ़ो। विजन IAS ही नहीं, और भी ऐसे कई हैं जो हर क्षेत्र में उपला देते हैं आपको, न्यूज करंट की सारी चीजें। और जरूरी होता क्या है, जो पेपर बनाने वाले जो होते हैं एग्जामिनर, वो जनरल प्रॉपर चीजों को, कभी जैसे मान लीजिए मालदीव की बात आई है, तो मालदीव की बात आई, थोड़े दिन पहले अभी मणिपुर हिंसा की बात हुई है, तो जनरल सी बात है, जो दिमाग में उस समय की चीजें रहती हैं वो पॉलिटी के पेपर में आप लोगों को दिख ही जाता है। हो सकता है किसी के जो पॉलिटी के पेपर जो उन्होंने दिए हो अभी इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे, हो सकता है दिख ही गया हो, ठीक है, हो सकता है दिख गया हो। इस तरह की करंट अफेयर्स में भी चीजें दिख जाती है, तो एग्जामिनर को लगभग दे ही देता है। तो नेविगेशनल सिस्टम की लीजिए, नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? नेविगेशन सिस्टम इसमें लिखिए पहला पॉइंट, आल्सो नोन एज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। आल्सो नोन एज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। अगला पॉइंट है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। सैटेलाइट बेस्ड आधारित, बेस्ड आधारित, बेस्ड नेविगेशन, बेस्ड नेविगेशन। इसके बाद पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन बाय, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन बाय कैलकुलेटिंग टाइम लैग। रियल टाइम इंफॉर्मेशन बाय कैलकुलेटिंग टाइम लैग, LAG, लैग।
टाइम इसका मतलब सर टाइम मतलब वो आपको क्या करेगा, एकदम एक्यूरेट टाइम। जैसे मान लीजिए कि आपने वो आयरन डोम के बारे में बताया था, आयरन डोम आप लोगों को, आयरन डोम क्या है, इस थर्ड सिस्टम, थर्ड अमेरिका जो थर्ड सिस्टम है। तो मैंने बताया था कि हवा में ही, जैसे मान लीजिए उधर से पाकिस्तान में मिसाइल आ रही है, तो थर्ड सिस्टम क्या करेगा, आपको रडार सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी सिग्नल भेजेगा फटाक से कंट्रोल रूम को, भाई उधर से एक मिसाइल दाग दी गई, जल्दी से इसको अपना बचाओ ठिकाने को अपने जहां उसने मारा है। तो फटाक से आप क्या करोगे, अपनी तरफ से प्रतिरक्षा के रूप में मिसाइल भेजोगे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भेजोगे, तो वो जाके बीच में हवा में उड़ा देगा। तो मतलब उड़ाएगा कैसे, ये नेविगेशन से ही संभव है। नेविगेशन से कैसे संभव है कि जैसे मान लीजिए उधर से आने वाली मिसाइल का हम क्या करेंगे, यहाँ से पता लगा रहे हैं, पाथ का पता लगा रहे हैं, टाइम का पता लगा रहे हैं, एक्यूरेट टाइम का, समय का सब पता लगा रहे हैं। और क्या करेंगे, इधर से भी वैसे ही टाइमिंग, वैसे ही सारी चीजें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब फिक्स करके उसको तभी तो हिट कर पाएंगे। मैं पता चला बगल से निकल गया, अब बगल से निकल गया उसको कैसे वापस आएगा। तो इसको एक्यूरेट टाइमिंग, उसकी टाइमिंग और सारी चीजें उसको कैलकुलेट करके, और किसके माध्यम से, इसी नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, ठीक है ना, तभी तो उसको हिट कर पाएंगे, तभी तो आमने सामने का टक्कर होगा उसमें, और वही विस्फोट रहेगा, हवा में हो जाएगा। वही है नेविगेशनल जो कैलकुलेटिंग टाइम जाएगा वही। अगला है IRNSS कवर्स एंड IRNSS, कैपिटल में इसको लिखिएगा भाई, IRNSS, ठीक है ना, स्मॉल में कवर्स एंड एरिया ऑफ about 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, एरिया अबाउट 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया, भारत के 1500 किलोमीटर के चारों तरफ कौन कवर करता है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, नाविक भी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, नाविक नेविगेशनल सैटेलाइट क्या है, नाविक। तो 1500 किलोमीटर चारों तरफ उसकी निगरानी रख रहा है, ठीक है ना। तो नेविगेशन सिस्टम के बारे में यही जानकारी। चलिए बाकी शेष जो है कल